नमस्कार। आज हम चलेंगे इतिहास के एक ऐसे सफर पर जहां हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली, जो आज एक शहर है, एक बहुत बड़े साम्राज्य की धड़कन, उसकी राजधानी बन गई। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत की ये कहानी। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई भी शहर आखिर एक पूरे साम्राज्य की राजधानी बनता कैसे है? क्या ये बस किसी राजा का एक फैसला होता है या इसके पीछे कोई गहरी लंबी कहानी होती है? दिल्ली के मामले में तो ये सफर वाकई बहुत ही दिलचस्प रहा है। तो चलिए दिल्ली की कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, उस दौर से जब वो राजधानी नहीं बल्कि कुछ और ही हुआ करती थी। देखिए, आज हम दिल्ली को भारत की राजधानी के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएं, मान लीजिए 12वीं सदी में, तो इसकी पहचान बिल्कुल अलग थी। उस वक्त तोमर और चौहान राजपूतों के राज में दिल्ली एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कमर्शियल सेंटर था। मतलब एक ऐसा शहर जहां खूब व्यापार होता था, बाजार लगते थे। लेकिन वो अभी तक सत्ता का, पावर का सेंटर नहीं बना था। और इस बात का सबूत क्या है? सबूत हैं ये सिक्के, जिन्हें दहलीवाल कहा जाता था। ये सिक्के उस जमाने में दूर दूर तक चलते थे, और किसी जगह के सिक्के अगर दूर तक चल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो जगह आर्थिक रूप से, मतलब फाइनेंशियली बहुत मजबूत थी। तो ये सिक्के एक तरह से दिल्ली की उस समय की ताकत की कहानी बयां करते हैं। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। 13वीं सदी की शुरुआत हुई और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। बस यहीं से दिल्ली की पूरी किस्मत ही पलट गई। एक व्यापारिक शहर से वो सीधे एक ऐसी ताकतवर राजधानी बन गई जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत करती थी। यहीं से दिल्ली का वो अध्याय शुरू हुआ जिसे आज हम सब जानते हैं। तो ठीक है, दिल्ली राजधानी तो बन गई, पर इसे चलाया किसने? अब जरा उन सुल्तानों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस सल्तनत को बनाया और संवारा। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। लगभग 300 सालों से भी ज्यादा समय तक दिल्ली पर एक के बाद एक कई डायनेस्टीज ने राज किया। राजपूतों के बाद शुरुआती तुर्की शासक आए, फिर आए खलजी, उनके बाद ताकतवर तुगलक और आखिर में सैयद और लोदी। मतलब सत्ता का ये खेल लगातार चलता ही रहा। लेकिन इन सब सुल्तानों के बीच एक नाम है जो बिल्कुल अलग चमकता है, रजिया सुल्तान। वो इल्तुतमिश की बेटी थी और सल्तनत की इकलौती महिला शासक। कहा जाता है कि वो अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल थीं। लेकिन सोचिए, उस दौर का समाज, दरबारी, एक महिला को अपने सुल्तान के तौर पर कबूल करने को तैयार ही नहीं थे। उनकी कहानी वाकई में काबिलियत और समाज से संघर्ष की एक मिसाल है। देखिए, कोई भी सल्तनत सिर्फ लड़ाइयों से नहीं चलती। इन सुल्तानों के पास गवर्नेंस की, मतलब शासन चलाने की एक पूरी फिलॉसफी थी, जिसे न्याय का चक्र कहा जाता था। चलिए समझते हैं ये क्या था। हमें इस न्याय चक्र के बारे में पता चलता है तवारीख से। ये फारसी भाषा में लिखी गई हिस्ट्री की किताबें थी जिन्हें उस दौर के पढ़े लिखे लोग, दरबारी लोग लिखा करते थे। और इनका काम सिर्फ ये लिखना नहीं था कि कब क्या हुआ, बल्कि सुल्तानों को सलाह देना भी था कि एक अच्छा और न्याय वाला शासन कैसे चलाया जाए। तो ये चक्र काम कैसे करता था? देखिए, लॉजिक बड़ा सीधा है। राजा को एक मजबूत सेना चाहिए, सैनिकों को वेतन चाहिए। वेतन कहाँ से आएगा? किसानों से मिलने वाले रेवेन्यू या टैक्स से। अच्छा, किसान टैक्स कब दे पाएंगे? जाहिर है जब वो खुशहाल होंगे। और वो खुशहाल कैसे रहेंगे? राजा के न्याय से। तो देखा आपने, सब कुछ आकर जुड़ जाता है न्याय पर। ये सिर्फ एक किताबी फलसफा नहीं था, बल्कि ये राजा के राज करने का आधार था। मतलब न्याय ही राजा को शासन का हक देता था। पूरे साम्राज्य की नींव इसी एक चक्र पर टिकी हुई थी। ये तो हुई थियरी की बात। अब देखते हैं कि असल में प्रैक्टिकली सल्तनत अपनी जमीन, अपनी सेना और टैक्स का सिस्टम कैसे चलाती थी। सुल्तानों ने एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम बनाया था। वो अपने मिलिट्री कमांडरों को कैश सैलरी देने की बजाय जमीन का एक हिस्सा दे देते थे। इस जमीन को इक्ता कहा जाता था, और जो अफसर इस इक्ता को संभालता था उसे मुक्ति कहते थे। मुक्ति का काम था उस इलाके से टैक्स वसूलना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और फिर उसी पैसे से अपनी सेना को मेंटेन करना। इस सिस्टम की वजह से सल्तनत दूर दराज के इलाकों को भी कंट्रोल कर पाती थी। अब बस सल्तनत की कमाई कहाँ से होती थी? तो 3 तरह के मेन टैक्स थे। सबसे बड़ा था खराज, जो खेती पर लगता था। इसके अलावा लोगों के मवेशियों पर और उनकी घरों पर भी टैक्स लगता था। इससे पता चलता है कि सल्तनत की इकोनॉमी लोगों की जिंदगी के हर हिस्से से जुड़ी हुई थी। और जरा इस नंबर को देखिए, 50%। ये खराज की दर थी।
मतलब एक किसान को अपनी फसल का लगभग आधा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम थी, और शायद इसीलिए वो न्याय का चक्र इतना जरूरी था, ताकि इतने भारी टैक्स के बाद भी किसान खुशहाल रह सकें और सल्तनत का पहिया घूमता रहे। हर साम्राज्य का एक दौर होता है और फिर उसका अंत भी होता है। तो अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। देखते हैं कि सल्तनत का पतन कैसे हुआ और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गई। तुगलक वंश के बाद दिल्ली की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तैमूर जैसे बाहरी हमलावरों ने सल्तनत को बहुत नुकसान पहुंचाया और अंदरूनी झगड़े भी बढ़ गए। नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य टूटने लगा और जौनपुर, बंगाल, गुजरात जैसे कई ताकतवर और आज़ाद राज्य सामने आए। दिल्ली सल्तनत अब अपने पतन की ओर थी और ये एक नए पावर के आने का इशारा था। और इसी उथल-पुथल के दौर में एक जबरदस्त शासक आया, शेर शाह सूरी। उसने सिर्फ 5 साल राज किया, लेकिन इन 5 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन का यानी प्रशासन का एक ऐसा शानदार सिस्टम बनाया जो इतना बेहतरीन था कि बाद में मुगल बादशाह अकबर ने भी उसे न सिर्फ अपनाया बल्कि और आगे बढ़ाया। तो शेर शाह का बनाया हुआ ये सिस्टम सल्तनत की सबसे बड़ी विरासतों में से एक बन गया। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे अच्छे आइडियाज और सिस्टम्स बड़े-बड़े साम्राज्यों से भी ज्यादा टिकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर शेरशाह सूरी कुछ और साल जिंदा रह जाते तो क्या भारत का इतिहास, खासकर मुगल साम्राज्य का इतिहास, वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? इतिहास की यही व्हाट इफ यानी क्या होता अगर वाले सवाल ही तो इसे इतना दिलचस्प बनाते हैं।